आर्थिक न्याय के इस कार्यक्रम में नियमित रूप से हमारे सभी मित्रों और भाइयों बहनों को सादर प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ हो। जैसा आप जानते ही हैं कि हम निरंतर देश के सभी नागरिकों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरी दुनिया का और भारत का भाग्य कैसे बदलेगा। कहने को तो आप कह सकते हैं कि मैं राजनेताओं के लिए यह बात कह रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं यह बात आम व्यक्ति के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि केवल ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार अगर केवल कुछ लोगों को मिला तो वे लोग भी मानवता के हित में काम नहीं करेंगे। यह मानवता का एक प्रकार से दुर्भाग्य है कि अधिकांश लोग अपने ज्ञान का उपयोग पूरे समाज के हित के लिए करने की बजाय अपने विशेषाधिकार के रूप में करने लगते हैं, और जिन लोगों से पूरे समाज के लाभ की, भलाई की आशा की जाती है, वह उस ज्ञान से वंचित हो जाती है। और यही जो मानवीय कमजोरी है, वह अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखता है, और यह सब जो गुण है, यह दोष है, यह हम सब के बीच भी सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। इसलिए बंधुओं, आज मैं आपका ध्यान राजनेताओं द्वारा जिन बातों के ऊपर झंझट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तू मैं हो रही है, इसकी ओर आकृष्ट करता हूं। और आप देखिए कि मेरी बात सही है कि नहीं। मैं शुरुआत करता हूं इंडिया गेट से। अब आप बताइए, उस स्थान को इंडिया गेट कैसे आप कहेंगे? क्या उसमें प्रवेश करने से भारत की आत्मा के दर्शन होते हैं? यह बेहुदा शब्द है। इसको दिया किसने? उन अंग्रेजों ने जो भारत को हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखना चाहते थे। इसका निर्माण कब हुआ? 1931 में, जब अंग्रेजों का एक छत्र यहां शासन था और द्वितीय महायुद्ध हुआ भी नहीं था। और उस समय जब अंग्रेजों के जाने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती थी, उस समय अंग्रेजों ने अपने साथ युद्ध में, लड़ाई में मारे गए सैनिकों की यादगार में उनके प्रति समाज में अच्छी भावना पैदा करने के लिए उसका निर्माण कराया था। वहां पर किन लोगों के नाम लिखे गए थे? इंडिया गेट की बात मैं कर रहा हूं। वे लोग, वे सैनिक जो अंग्रेजों के लिए, उनकी विजय के लिए युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, वह भारत की गौरव गाथा कैसे हो जाएगी? उन्होंने कभी भारत को आजाद कराने का सपना नहीं देखा था।
उन्होंने कभी भारतीय संस्कृति के लिए प्राणोत्सर्ग नहीं किया था। और वहां पर तस्वीर किसकी लगी? जॉर्ज पंचम की। इसके बाद मूर्खों को यह बात समझ में नहीं आती कि हमारे हित में क्या है, अहित में क्या है। और उन्हीं अंग्रेजों ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान कहा। वह घिनौना, घटिया और समाज के लिए श्राप के तौर पर संविधान बनाया। और महामूर्खों ने फिर भी उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान कहा। यह गुंडागर्दी नहीं, यह बेहूदगी नहीं, यह पागलपन नहीं, तो और क्या है? सारी लड़ाई उसके ऊपर हो रही है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के मुखिया कह रहे हैं कि हमारा शासन दोबारा आएगा तो फिर हम इंडिया गेट पर उसी ज्योति को लाएंगे। सवाल यह है कि यह दूसरी ज्योति यह कब जली थी? आप याद कीजिए इतिहास को। 1971 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तब उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध में जिन वीरों ने वीरगति प्राप्त की, उनकी याद को ताजा रखने के लिए, गौरवान्वित करने के लिए इंदिरा जी ने यह परिवर्तन किया। यह ज्योति उसी समय जली। अब यह तो मुझे मानना ही चाहिए, और मैं मानता भी हूं कि यह भारत की एक प्रकार से जो विजय गाथा है उसी का एक अंश माना जाएगा। पाकिस्तान जिसका निर्माण बड़ी कुटिलता के साथ मुसलमानों, अंग्रेजों ने किया था, उसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उसका श्रेय इंदिरा जी को ही मिलना चाहिए, क्योंकि वही देश की प्रधानमंत्री थी। यह बात ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन दोनों को एक ही स्थान पर रखने की क्या जरूरत थी? इसका प्रश्न कोई नहीं उठाता। यह बात क्यों नहीं पूछते आप कि इंदिरा जी ने उसके लिए दूसरा कोई स्मारक क्यों नहीं बनवा लिया? वह भारत के वीरों की गौरव गाथा होती और भारत के लोगों को अंग्रेजों के लिए लड़ने वाले, जिन्होंने अंग्रेजों की जीत के लिए युद्ध किया था, कोई भ्रम पैदा नहीं हो पाता। अब अंग्रेजों ने इंडिया गेट बनाया तो आप कौन सा स्वर्ग द्वार खोजेंगे? उसी को महिमा मंडित करने के लिए कांग्रेस बोल रही है। और अगर मोदी जी कोई दूसरा स्मारक बना रहे हैं तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता। वास्तव में अगर आज मोदी जी भारत पाकिस्तान के अगले युद्धों में मारे गए जो चीन और भारत जैसी ताकतों के बीच में जो निरंतर अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, अगर उन सैनिकों के लिए, उनकी यादगार के लिए गौरव गाथा गाने वाला कोई स्मारक बनवा रहे हैं तो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? लेकिन मैं फिर सवाल उठाऊंगा, क्योंकि सवाल यहां पर खत्म नहीं होता। आप क्या चाहते हैं? इससे आगे का रास्ता क्या है? यह सारी भूतकाल की बातें हो गई हैं। आप भूतकाल को ही याद रखेंगे कि भविष्य के लिए भी कुछ करेंगे? आपकी भविष्य की कल्पना क्या है? इसकी ओर लोगों का ध्यान कैसे जाएगा? और मैं मोदी सरकार से यह कहना चाहता हूं कि भारत की गौरव गाथा का इतिहास अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको उन स्थानों को प्रणाम करना चाहिए और उनकी गौरव गाथा
देश के समक्ष आनी चाहिए, जो कभी भारत में विद्या के केंद्र थे, ज्ञान के केंद्र थे। और उनको याद अगर आप करना चाहते हैं तो उन ज्ञान के केंद्रों को जहां धू धू करके फूका गया, जलाया गया, फिर चाहे वो कथा अंग्रेजों से संबंध न रखती हो और मुगलों से संबंध रखती हो, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के उस विशाल ज्ञान भंडार को पागलों की तरह जला दिया, उनकी याद के अवशेष कहां मिलेंगे? तो बंधुओं, कोई चुटकुले से न सुनाने की मुझे आदत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपकी जबान पर यह नाम तुरंत आ जाना चाहिए। और क्या वह स्थान आज भी बिहार प्रांत के तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों के आग में जले हुए अवशेषों में दिखाई नहीं पड़ते? अंग्रेजों के साथ पुरानी गौरव गाथा को मैं याद रखने के लिए किसी की आलोचना नहीं करूंगा। पाकिस्तान को ध्वस्त करने में जो भूमिका निभाई, वह भूमिका चाहे इंदिरा जी से शुरू होती हो और आज भी मोदी जी को आप नायक क्यों नहीं मानेंगे? अगर इस दृष्टि से विचार करें तो जिस प्रकार का पाठ मोदी जी ने पढ़ाया, जो अंग्रेजों के अवशेषों को पाकिस्तान के रूप में जिस प्रकार उन्होंने कायम किया था, उसे ध्वस्त करने का काम क्या मोदी जी नहीं कर रहे हैं? लेकिन वही पाकिस्तान के अंधभक्त, वही खालिस्तान का गीत गाने वाले पागल बेईमान लोग आज मोदी जी के विरुद्ध खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं मोदी जी की इस प्रकार से एक तरफा बड़ाई करूं, क्योंकि लोगों को फिर भ्रम होने लगता है। लेकिन मैं अगर यह कहता हूं कि तुलनात्मक दृष्टि से मोदी जी का रास्ता सही है, यानी ये जो विपक्ष के नाम पर इस देश में कुकर्म कर रहे हैं, वह अंग्रेजों द्वारा रचे गए संवैधानिक षड्यंत्र का परिणाम है। और उसी षड्यंत्र के कारण आज भी हम जो भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है, उस मार्ग का दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन सारी बातों से भारत के भविष्य को उज्जवल करने वाला रास्ता तो नहीं मिला, लड़ाई करने वाला रास्ता मिला। लेकिन जिस भारतीय संस्कृति की पताका आप पूरे विश्व में फहराना चाहते हैं, यह उसका रास्ता नहीं है। मैं यह बात कहना चाहता हूं। और अगर उस दृष्टि से आप विचार करेंगे तो मोदी जी को अब बहुत कुछ तो हो गया, बहुत अच्छा हुआ। जो झूठे इतिहास को कलंकित करने वाले इतिहास को त्याग कर भारत की गौरव गाथा जहां से शुरू हुई कह सकते हैं, लेकिन मैं उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि भारत का ध्यान अपनी उस विशाल ज्ञान परंपरा को खोजने में लगना चाहिए, जो पूरी दुनिया को उज्जवल जीवन का, उज्जवल भविष्य का मार्ग दिखा सकती है। वह भारत के अनुरूप है, वह भारत की गौरव गाथा के अनुरूप है, वह भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा को सहज रूप में उसकी ओर इशारा करने वाला काम है। लेकिन फिर मैं एक बात कह रहा हूं, यह भी अंतिम नहीं है। तो अंतिम क्या है? ये सारे प्रतीक जो भूतकाल का विषय हो चुके हैं, क्या आप इनमें ज्ञान की तलाश करेंगे? यह पागलपन की बात है। और मैं कहता हूं,
अगर आपको पूरी मानवता को सुखी बनाना है तो उसका एकमात्र मार्ग आर्थिक न्याय है। बहुत लोग जो अधकचरे विचारक हैं, अगर न्याय का मतलब बराबरी समझते हैं तो यह उनका पागलपन है, उनकी गलती है। यह मेरी गलती कैसे है? लेकिन यह बात भी सत्य है, मोटे तौर पर न्याय और समानता को एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाता है, लेकिन न्याय और समानता एक दूसरे के समानार्थी नहीं होते। यह बारीक बात है, आप कृपया इस बात को ग्रहण करिए। और इसीलिए मैं केवल न्याय को पर्याप्त नहीं कहता, बल्कि यह मानता हूं कि अगर आप न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आर्थिक न्याय से ही होगी। यानी अगर देश के दायरे में बात करूं तो भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह महामूर्ख हो, महाअज्ञानी हो, अपंग हो, असहाय हो, अपना हित चिंतन नहीं कर सकता और वह आज भारी दुर्दशा का शिकार हो रहा है, तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा क्या होगा? सबसे पहला कर्तव्य यही होगा कि वह उसे जीवन की सबसे पहली सीढ़ी, प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग का समान अधिकार सहज रूप से मिलना चाहिए। यानी जब कोई बालक जन्म लेता है, भारत में जन्म लेता है, तो भारत की सारी प्राकृतिक संपदा और संपत्ति पर उसका भी समान अधिकार है। समान मतलब औसत अधिकार है, क्योंकि न्याय के आधार पर यदि हम बात को समझाना चाहते हैं तो औसत संपत्ति अधिकार को हमें अपना आधार बनाना पड़ेगा। लेकिन आप जिस व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं, क्या वह झूठ, मक्कारी, बेईमानी, पाखंड और समाज के साथ धोखाधड़ी या विश्वासघात का उदाहरण नहीं है? आप पूरी गंभीरता से इस बात का विचार करें। और इसलिए मैं देश के सबसे शक्तिशाली नेतृत्व को भी यह बात कहना चाहता हूं। मैं केवल कह सकता हूं, मेरे में उसे पूरा करने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जो सही दिशा दे सकता हो, उसकी ओर इशारा कर सकता हो, क्या आप उसे अपराधी कहेंगे या किसी काम के लायक मानेंगे? तो मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि मेरा तो कम से कम 30-35 वर्ष का अमूल्य समय, अपने जीवन का सबसे अमूल्य समय इसी चिंतन को पूरा करने में लगा दिया कि वह बात समझ में आए, वह बात समाज के समक्ष आ सके। चाहे एक व्यक्ति के समझ में आए तो मैं दूसरा आदमी कहां से लाऊंगा? मैं किसी महापुरुष का नाम नहीं घुसेड़ता इसमें। कुछ महापुरुष ऐसे हुए हैं कि ऐसे 100 आदमी मेरे को मिल जाएं तो मैं भारत का भाग्य बदल दूंगा। मैं इस तरह की बकवास बात भी नहीं मानूंगा, क्योंकि वो 100 आदमी कहां से आएंगे? क्या आसमान से टपकेंगे या आप कोई रास्ता बताओगे? और रास्ता जब पूछते हैं तो गायब, कुछ भी नहीं। हम केवल जादुई बात करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास जादू में ज्यादा है, चिंतन में नहीं है। और न्यायपूर्ण चिंतन में आज भी भारत के लोग सहज रूप से विचार तक नहीं करते और अंग्रेजों द्वारा कुटिलता पूर्वक जिस पूंजीवाद को लोकतंत्र का आधार बताया गया, उसे ही लोकतंत्र मान रहे हैं।
यह एक नंबर का पागलपन है। मैं बार बार इस बात की ओर आपको स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। अंग्रेजों ने अपने दुष्कर्म को, पापों को, अन्याय को, अत्याचार को छिपाने के लिए जो पूरी दुनिया से लूट लूट कर बेशुमार दौलत इकट्ठी की थी, उसे पूरे दुनिया की आंखों से ओझल रखने के लिए इस पूंजीवाद को जन्म दिया था। वही अंग्रेज जो कभी समुद्री लुटेरे कहे जाते थे, वही बात, वही लोकतंत्र के पुरोधा बने हुए हैं। हम उन्हीं की पद पूजा करते हैं। बेशर्मी की, बेवकूफी की और मूर्खता की इससे बड़ी हद क्या होगी। और उसी बात को आज की हमारी सबसे बड़ी सत्ता भी उसका अंधानुकरण कर रही है। वह मजबूर भी है। मैं इस बात को भी समझता हूं, क्योंकि आज पूंजीवाद के जो समर्थक हैं, जो दुनिया में पूंजीवाद को बनाए रखना चाहते हैं, उनकी ताकत इस कदर बढ़ी हुई है कि वे अगर उनके पद चिन्हों पर कोई सरकार नहीं चले तो वह उसको अगले दिन का सूरज भी नहीं देखने देंगे। और यह खतरा हर आने वाली सरकार के लिए है। और इस खतरे से अगर समाज को मुक्त करना है तो उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता आर्थिक न्याय का रास्ता है। और इसलिए मैं अपनी बात केवल शासकों के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं इस देश के सबसे गरीब और कमजोर लोगों के लिए भी यही बोल रहा हूं कि उनको आर्थिक न्याय के विचार को बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से, निरंतर अपने दिमाग में रखते हुए हमेशा चिंतन में रहना चाहिए। और चिंतन की उस स्थिति के आधार पर मैं अपना निष्कर्ष बताऊं तो मैं यही कहूंगा, औसत संपत्ति अधिकार हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार माना जाना चाहिए। और एक भी व्यक्ति को औसत से ज्यादा संपत्ति का स्वामी मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजों द्वारा जिसे लोकतंत्र कहा गया, उसमें एक व्यक्ति के न्यायपूर्ण अधिकार की कोई कल्पना तक नहीं है। और उसमें एक व्यक्ति के सीमाहीन संपत्ति अधिकार को स्वीकार किया गया है। और इसीलिए मैं बार बार यह भी ध्यान दिलाता हूं कि आज की यह जो कर प्रणाली है, जो समाज में धन के वितरण के लिए जिम्मेदार होती है, इसके ऊपर लोगों की नजर नहीं जाती। और मैं यह कहता हूं, आप मेहनत के द्वारा जो कुछ पाते हैं वह तो पाइए, लेकिन अगर न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो औसत से ज्यादा संपत्ति रखने वाले हर व्यक्ति की संपत्ति पर वर्तमान मूल्य के आधार पर मूल्यांकन करते हुए औसत से ज्यादा संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाइए। यह बात सुनने में कुछ कठिन आपको लगती है, इसे मैं तक मुझे यह समझ में नहीं आया कि इससे सरल ढंग से बात को कहने का रास्ता क्या है। यदि आपके पास इस बात को, इस जटिल बात को, इस सीधी सादी बात को अगर और सरल ढंग से कहने का कोई रास्ता समझ में आए तो मैं चाहता हूं कि समाज को बिना किसी भेदभाव के उस पर चिंतन करना चाहिए और जो सर्वशुद्ध हल निकले उसे पूरे समाज को स्वीकार करना चाहिए। मैं किसी प्रकार की तानाशाही व्यक्त नहीं करना चाहता, मैं तानाशाही का समर्थक नहीं हूं,
लेकिन आज जिस लोकतंत्र की बकवास की जाती है, उससे तो सुभाष चंद्र बोस की तानाशाही बहुत अच्छी होती। यह बात भी मैं साथ ही साथ कह रहा हूं। इसलिए अंग्रेजों ने जिस प्रकार का धोखा इस देश में संविधान निर्माण तक किया, और जिस प्रकार से भारत से चले जाने के बाद भी कम से कम अगले 20 वर्षों तक भारत को अपना उपनिवेश बनाए रखा, उसको तो याद रखिए। उसके बाद भी ये लूट का सिलसिला समाप्त नहीं हुआ है। देश की जनता गरीब है, उसके पास मुट्ठी भर संपत्ति है, और उसमें सारी जनता कीड़े मकोड़ों की तरह दरिद्रता, अभाव, अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा और हर प्रकार के दुख का जीवन जी रही है। लेकिन न्यायपूर्ण व्यवस्था का कोई दूसरा हल्का सा भी दीपक अगर आपको पूरी दुनिया में कोई जलता हुआ दिखाई दे, तो हमारा करबद्ध निवेदन है कि उसकी ओर आपका ध्यान जाए और भारत की जनता उसी बात को समझे, जिस बारीक बात को, जिस अत्यंत सूक्ष्म बात को मैं बार बार अपने कार्यक्रम के माध्यम से रखने का प्रयास कर रहा हूं। और जिस दिन भारत की जनता उसे समझ जाएगी, उस दिन हमारा यह प्रयास सफल माना जाएगा। जिस दिन भारत का हर नागरिक उस सच्चाई को समझ लेगा, उसी दिन पूरी दुनिया का भाग्य भी वह बदल सकेगा और पूरी मानवता के लिए वह एक ऐतिहासिक दिन होगा, बहुत सुखद क्षण होगा। और हम सब लोग एक विशाल परिवार की तरह सुखपूर्वक अपना अपना जीवन जी सकेंगे। यही सबसे अच्छी कल्पना है और यही वास्तविक लोकतंत्र है, और यह होगा, इसका विश्वास रखते हुए हमें अपना यह प्रयास जारी रखना चाहिए। इसलिए बंधुओं, मैं आज का यह कार्यक्रम अल्प समय में समाप्त कर रहा हूं।